नमस्ते बच्चों। आज हम लीलाधर मंडलोई की ततारा वामिरो कथा जो 10वीं कक्षा के स्पर्श भाग 2 में दिया है उसको पढ़ेंगे। ये एक प्रेम कथा है और बहुत सारी कहानियां होती हैं जिसमें अब आप साइंटिफिक तरीके से लॉजिक नहीं ढूंढिए, है ना। कुछ कहानियां दंत कथाएं कही जाती हैं जो सुनी बहुत समय से चली आ रही हैं कि ऐसा हुआ था। उसकी सत्यता के पीछे जाना जरूरी नहीं, उसके पीछे क्या संदेश है ये महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से हिस्से की है। और इसका बस यही संदेश है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा नफरत से दूरी बढ़ती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। समाज में दूरी आती है, यही सबसे बड़ा संदेश इस कथा का है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो हमारी जो कथा है इस अंडमान और निकोबार आइलैंड की है। तो आप अगर कहीं गए होंगे अंडमान निकोबार, तब तो आपको पता होगा ये हमारे इंडियन नेशन में ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। एंड आइलैंड को हिंदी में द्वीप कहते हैं, तो उसका समूह है, छोटा छोटा हिस्सा निकला हुआ है। तो ये निकोबार का हिस्सा है, ये अंडमान का है। तो अंडमान के दक्षिणी हिस्से में लिटिल अंडमान है और निकोबार का ये जो सीरीज है इसमें पहला है कार निकोबार। तो माना जाता है हमारी जो कथा है इसी दो आइलैंड की कथा है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो दंत कथा में माना जाता है कि ये दोनों आइलैंड पहले जुड़े हुए थे और कहानी में जो आएगा तो आपको समझ में आएगा, फिर ये धीरे धीरे अलग हो गए। तो क्यों अलग हुए उसी की कथा है ये। हम्म तो इसकी सत्यता पर हम नहीं जाएंगे, कथा के संदेश पर जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर वहां का एयरपोर्ट है अंडमान का, तो आप गए होंगे तो पता है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, यहाँ से शुरू हो जाती है उसकी सीरीज, सारा ये निकोबार के अंदर आता है। जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है, मतलब जो पुराने समय से चले आ रही है संस्कृति, उसका केंद्र है ना। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर, मतलब 96 किलोमीटर दूर है ये अभी, है ना। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में, ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त मतलब सेपरेट होने की एक लोक कथा है जो वहां के लोग कहते हैं, कहानियां, उसकी सत्यता पता नहीं, जो आज भी सुनाई जाती है वहां। तो चलिए कथा पढ़ते हैं कि आखिर वो कहानी है क्या। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। सदियों पूर्व मतलब कई साल पहले, है ना। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। ओके, ये एक छोटा सा गांव है और वहां पर एक युवक रहा करता था। वो बहुत सुंदर था, शक्तिशाली भी था, सबसे ज्यादा पावर था। उसका नाम था ततारा। ततारा की कथा है। वो निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे, जो निकोबार आइलैंड के लोग थे ना, वो ततारा से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, मतलब तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों, आइलैंड पे जितने लोग थे, उनकी सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ये नहीं कि केवल ये मेरे गांव के हैं तो मैं इनकी सेवा करूंगा। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते। जब भी लोगों को परेशानी होती तो वही सबकी मदद करता और वो भागा भागा वहां पहुंच जाता। प्रत्येक गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से बुलाया जाता, आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी तो आकर्षक था ही, हमने पढ़ा। साथ ही में उसमें आत्मीय स्वभाव की वजह से, आत्मीय स्वभाव मतलब आत्मा से जो कनेक्शन हो जाता है ना, वैसा नेचर,
की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते, सब जो अच्छा होता है उसके उससे दोस्ती करना चाहते हैं। पारंपरिक पोशाक के साथ जो वहाँ का ड्रेस था, उसके साथ-साथ वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बाँधे रहता, ध्यान दीजिए यहाँ, है ना? और लोगों का मत था, विचार था कि बावजूद लकड़ी के होने की उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। कोई तो शक्ति है इस पावर, लेकिन ततारा कभी अपनी तलवार को अलग नहीं होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, उसने हमेशा कमर में बांधे रखा। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। लोगों के मन में था कि जरूर इसमें कोई न कोई दैवीय शक्ति है। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम, बहुत थकने के बाद वह समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा, है ना? सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज होता है, होराइजन को बोलते हैं। तो सूरज जब डूबने को था, उस समय समुद्र की ठंडी बयारें आ रही थी, बयारें ठंडी हवा, है ना, आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन शाम का समय है, चहचहाट शनैः शनैः क्षीण होने लगी। क्षीण मतलब कम, धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों? क्योंकि वो पक्षी अब अपने अपने घर जाने लगे घोंसलों में। उसका मन शांत हो रहा था, वो थकान दूर हो रही थी उस आवाज से। विचार मग्न तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। वहां बैठा वो समुद्र की किरणों को देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। कोई तो गीत गा रहा है, गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई दे रहा था। ये समुद्र के लहरों की आवाज थी, और कोई गाना गा रहा था जो मधुर स्वर में। वो उसको आकर्षित करने लगा कि कौन गा रहा है। गायन इतना प्रभावी था, मतलब इतना मधुर स्वर में गाया जा रहा था कि वो अपनी सुध बुध खोने लगा, मतलब अब वो अपने आपे में नहीं था। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, मतलब जोर का एक लहर आया, और वो जो वो आनंद ले रहा था गाना का, लहरों की आवाज का, वो उसकी तंद्रा, उससे वो उठा जगह, है ना। और चैतन्य होते ही, चैतन्य मतलब चेतना में आते, होश में आते ही, मतलब उस आनंदमय समय से वह उधर बढ़ने को विवश हो गया कि आखिर ये आवाज आ किधर से रही है? इतना मधुर संगीत कौन गा रहा है? विवश मतलब मजबूर हो गया। जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत मतलब वो वो जो गा रही थी ना प्रेम गीत, और वो भी निहार रही है इस प्रकृति की सुंदरता को। समुद्र के देह पर, समुद्र का ये देह पर क्या है, डूबते हुए आकर्षक रंग जो सूर्य के पड़ रहे हैं, उसको देख रही है, प्रकृति को, और आनंद ले रही थी। अब जो युवती गाना गा रही थी, उसे यह ज्ञात ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा, बिना बोले, और उसके गाना को ध्यान से उसको देख रहा है, और ताके जा रहा है। ताकना मतलब देख रहा। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। ऊंची लहर आई और इसे भी गीला कर गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, जल्दीबाजी में। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक कितना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? किसने कहा? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित मतलब वो भी आश्चर्यचकित हुई कि ये कौन आ गया। अनजान है, दोनों में से कोई एक दूसरे को नहीं जानते। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, मतलब उसको अच्छा लगा, लेकिन वो शो नहीं कर रही है। किंतु अपने को संयत कर, कंट्रोल कर, मन को रोक कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, जैसे कि वो कि तुम कौन हो, पहले बताओ।
इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण, मतलब तुम मुझे जानते नहीं हो, तो तुम इस तरह का प्रश्न मुझसे कैसे कर सकते हो कि मैंने गाना क्यों रोक दिया? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, या तुम भी जानते हो। उस समय नियम था कि अपने गांव के स्त्रियां दूसरे गांव के पुरुष से बात नहीं कर सकते, और ये दोनों दो अलग गांव के रहने वाले थे। ततारा ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। वो एकदम आउट ऑफ फोकस है, बस उसको उसका गाना उसको खींच लाया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? फिर वही बात कहता है। गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। युवती कहती है, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तो इस युवती का गांव जो है उसका नाम क्या है? लपाती। तो इसको भी याद कर लीजिए। ततारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित मतलब अट्रैक्टेड था उस युवती से। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसके दिमाग में बस वो गाना ही अभी भी बैठा है। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े शब्दों में कहा, ढीठता की हद है ना? मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ, इंट्रोडक्शन मतलब पूछ रही हूँ, और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों गाऊं? है ना? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेज से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया कि अरे ये तो जा रही है। उस समय तक वो गाना गाने में सुनने में था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ, मतलब डिस्टर्ब हो गया। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, मतलब मैं अपना होश भी, लुप्त होना गायब हो जाना है ना, वो भी चला गया, होश में नहीं रहा। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में, मतलब मजबूरी में आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी और वो उस युवती को लगातार देखे जा रहा है। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी कि हाँ मुझे प्लीज अपना नाम बता दो। वा मी रो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची, और वामीरो ने अपना नाम बताया। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा। अन्य मनस्कता, शरीर वहां है पर मन कहीं और है ना? तो ऐसी स्थिति में इस शब्द का प्रयोग होता है, मन में कुछ और चल रहा है। तो वैसे में उसने कह दिया कि नहीं। झटके से लपाती अपने गांव की तरफ बेसुध सी वह दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे कि कल आओगी ना। उसके भी मन में, वो भी अंदर से उसको देखकर आकर्षित हुई है, अट्रैक्ट हुई है ना, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही है। वामिरो, मेरा नाम ततारा है। उसने अपना नाम बिना पूछे ही जोर से बता दिया। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। बाट जोहना मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना। जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अब एकांत में उसे वो सारी बातें याद हो रही थी जो भी थोड़ी देर पहले घटित हुई थी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी जो उसने दिखाया, है ना? एक झल्लाट में उसने दरवाजा बंद कर दिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया।
बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। याचना जो वो रिक्वेस्ट कर रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, हमने पहले पढ़ा था ना, पहले पेज में ही था कि वो अगल बगल के गांव में भी मदद करता था, वो बहुत बलशाली था, लोग उसको बहुत पसंद करते थे। तो इसने कहानियां तो सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख आज एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ मतलब बलवान, किंतु बेहद शांत, सभ्य। उसने कुछ असभ्यता वाली बात तो नहीं की, नाम पूछा था और कहा गाना गाने को, और भोला। उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही। अब ये घर आने के बाद ये सारी बातें इसके मन में आ रही हैं। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। उस समय नियम था कि जो जिस गांव में है उसी गांव के युवक से उसकी शादी होगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा था वामीरों के गांव का नाम क्या है, लपाती, है ना। और ततारा लपाती गांव का नहीं है, ठीक है। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, मतलब वही बेहतर होगा। किंतु यह असंभव जान पड़ा, परंतु उसे रात भर बहुत लगा जैसे कि ये हो नहीं पाएगा। उसको प्रेम हो गया ततारा से। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। उसकी आंखों में वही ततारा नजर आ रहा था जो उसके गाने गाते समय में उसके सामने बैठा उसको बिना पलक झपकाए देख रहा था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा, क्योंकि शाम को उसने बुलाया था। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया जहां उसने वामीरो को बुलाया था। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। यही वो चट्टान है, चट्टान हो गया जो रॉक होता है उसको कहते हैं। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आशंका मतलब डाउट, कि वो आएगी कि नहीं। अगर वामिरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षारत मतलब बस इंतजार किए जा रहा था। बस आस की, उम्मीद की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। कि हो सकता है कि वो ना आए, शायद ना आए। ठीक है। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक कुछ आकृति साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। क्योंकि उसे सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। क्यों छुपाते हुए बढ़ रही थी? क्योंकि उसके गांव की संस्कृति में क्या था कि परंपरा यही थी कि उसके गांव की कोई भी दूसरे गांव के पुरुष से विवाह नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना, ध्यान से अगल बगल देखते हुए, और फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर वह ठिठक गई, रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों के पास कुछ कहने को नहीं थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र लहरों में कहीं खो गया था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। अब ये बात छिपके रह नहीं पाई कि अच्छा,
लोगों को तो ये सब गॉसिप में ज्यादा मजा आता है ना, समझ गए कि ये दूसरे गांव के पुरुष से प्रेम करती है। और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा गांव का। इसके गांव का भी नाम आपको याद करना है। इसके गांव का नाम है पासा और इसके गांव का नाम है लपाती। दोनों का संबंध संभव ही नहीं था, ये असंभव था, पॉसिबल ही नहीं था उस समय के नियम के अनुसार। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें और ज्यादा फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवक की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। अब ये पशु पर्व आयोजन में क्या होता था, पशु पशु की लड़ाई करवाई जाती थी। और दूसरा होता था कि जो पहलवान होते थे वो पशु के साथ में भिड़ते थे, है ना, और कौन ज्यादा पावरफुल है। पशु मतलब जानवर, है ना। वो उस समय यही कंपटीशन था, प्रतियोगिता। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रम में तनिक भी नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें किसे ढूंढ रही थी, वामीरो को, है ना। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश डरी हुई थी और सामने आने से झिझक रही थी, है ना। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विवल हो गया, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। विवल मतलब वो भी मेल्ट कर गया है ना, दुखी हो गया कि क्यों रो रही हो। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंच गई, है ना। और दोनों को साथ देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला होना मतलब गुस्सा हो जाना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे और अपमानजनक लगा। उसको लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई है। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी, है ना, बहुत गुस्से में थी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में अब आवाज उठाने लगे। जहां सभी गांव वाले पसंद करते थे वो अब क्या करने लगे, ततारा को भला बुरा कहने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था, मतलब वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर गुस्सा था, क्षोभता मतलब गुस्सा था कि अब विवाह नहीं हो सकता दो गांव में, वहीं अपनी असहायता पर खींच था कि मैं इतना शक्तिशाली होकर भी मैं वामीरो की, पूरी दुनिया की मदद करता हूँ, वामीरो के दुख को मैं कम नहीं कर पा रहा। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार के मूठ पर जा टिका, है ना। और क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम गए क्योंकि लोगों को लगता था कि उसकी तलवार में बहुत शक्ति है। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे घर धरती में घोंप दिया। घोंप देना मतलब धरती के अंदर उसको डाल देना, है ना। और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबरा गए, सब डर गए कि अब ये क्या होने वाला है। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, ये जो लाइन खींचते गया, वहां तक
एक दरार सी पड़ने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने वाली हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो गए, है ना, भयाकुल हो गए। भय से आकुल होना मतलब डर गए कि ये क्या हो रहा है। देखो कैसे धरती फटने लगी केवल उसके तलवार के लाइन खींचने से। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, है ना। ततारा ततारा चिल्ला रही थी वो इस पार, और ततारा वामीरो इस पार, ततारा उस पार। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई धरती के फटने की आवाज में वो सुनाई नहीं दी। दतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, जैसा कि मैंने बताया। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चीरता हुआ जैसे ही अंतिम छोर तक पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा। उसे लगा कि वो अब वामीरो से अलग हो रहा है, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो, वामीरो और वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। सारा लहू लुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे होश नहीं रहा। अचेत मतलब बेहोश होने लगा, है ना। और तब वो क्या दिखता है, वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई, अलग हो गई, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला कि वामीरो भी का क्या हुआ, वो कहाँ गई। आज आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दोबारा उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये दोनों अलग हो गए। ये दंत कथा है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। लोगों को बुरा लगा कि हमने दो ततारा वामीरो के मरने के बाद लोगों को लगा कि ये नियम गलत है। त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी कि उसने अपना जान प्रेम के लिए दिया, अपने जान को। तो लोगों को ये संदेश दिया कि घृणा से, नफरत से कोई भी संस्कृति का भला नहीं होता है। प्रेम से ही हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं। और ये ही हमारी ततारा वामीरो कथा यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।